अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेसन नंबर 26 स्टार्ट करी, न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। चलिए आए चलते हैं अपने लेसन की तरफ बगैर वक्त ज़ाया किए। ठीक है। हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि फॉस्फोलिपिड लेयर्स जो होती हैं वो सैंडविच्ड होती हैं मेम्ब्रेन में, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें, यानी फॉस्फेट और लिपिड दोनों फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं या फिर शेप उनकी सैंडविच जैसी होती है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड लेयर्स में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिपिड मालिक्यूल मेम्ब्रेन के ज़रिए वो इजी होती है, क्योंकि इसमें भी लिपिड है तो वो लिपिड मालिक्यूल को अंदर आने की इजाज़त दे देती है। और जो जितने भी स्मॉल मालिक्यूल्स होंगे ये लेयर्स उनको इजाज़त दे देंगे अपने अंदर बाहर वाले मटेरियल्स को अंदर की तरफ आने की इजाज़त दे देंगे। ठीक है, तो ये जब गेट्स जो हैं मेम्ब्रेन के वो क्लोज हो जाएंगे, अब वो अंदर बाहर मूव नहीं कर सकते, तो क्या है, परमिएबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। परमिएबिलिटी कहते किसे हैं, चार्जेस की मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी वो मेम्ब्रेन इजाज़त दे रही हैं उनको मूवमेंट के लिए, इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज परमिएबिलिटी। अब जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है वो आयनिक स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन डिटरमिन करती है, यानी वो चेक करेगी कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस पोजीशन में जा रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क न्यूरॉन्स के क्या होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, राब्ता बहाल रखना। जैसे कि हम देखते हैं न्यूरॉन्स एक्टिव होती हैं लिविंग सिस्टम में, कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ आयन जारी रहती है। ठीक है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा रही हैं वो मालिक्यूल्स, इंट्रा और एक्स्ट्रा की हो रही है। ये जो कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, यानी बार जो जारी है बार बार, ठीक है, इससे जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस वोल्ट्स और मिली वोल्ट्स के उसमें जो है शामिल होते हैं, यानी अगर हमने इनको मैयर करना हो तो वोल्ट्स और मिली वोल्ट्स के ज़रिए मैयर कर सकते हैं। और इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में, यानी मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, इनका फ़र्क जो है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। यानी जो है बाहर कम है या फिर अंदर ज़्यादा है, इन दोनों का जो फ़र्क है इसे हम कहेंगे पोटेंशियल। वोल्ट मीटर के ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं इनके चार्जेस को। जब सेल का जो अंदरूनी हिस्सा है वो नेगेटिव होगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है, तो डिफरेंस पोटेंशियल में रिकॉर्ड होगा -70 मिली वोल्ट। तो इसे हम कहेंगे कि ये सेल क्या है, रेस्टिंग स्टेट पे है, क्योंकि इसमें जो अंदरूनी तादाद है, अंदरूनी सेल में जो तादाद है वो क्या है, वो -70 मिली वोल्ट, यानी यहाँ आप क्या है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, कोई मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं, इसलिए वो रेस्ट पे है। जब पॉजिटिवली चार्ज बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो इनसाइड क्या होगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव बन गया। तो चेंज जो होगा इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा +50 MV। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी बाहर और अंदर का स्टेज पर, जबकि जो है एक्शन पोटेंशियल पे है सेल, तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं 120, यानी M120 मिली वोल्ट का उन दोनों में फ़र्क है। अब ये टेबल आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना। सोडियम आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बाहर अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है, क्योंकि अभी क्या है, रेस्टिंग स्टेट में है मेम्ब्रेन, और वो जो सोडियम आयंस है वो अभी बाहर की तरफ हैं। ठीक है, अभी जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है, अभी वो इजाज़त नहीं दे रही। अब पोटेंशियल ये पोटाशियम सॉरी K+ जो है ये इनसाइड इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है 400, जबकि बाहर इसकी की तादाद क्या है, ये कम है, क्योंकि पोटाशियम क्या है, ये स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, इसलिए अंदर की साइड पर हैं। अभी क्लोराइड जो हैं, जो कि स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, इनकी बाहर अंदर तादाद 40 है, जबकि बाहर 560 है। इसमें भी अभी रेस्टिंग स्टेज पे है न्यूरॉन, और स्मॉल मालिक्यूल्स ने मूव इन एंड आउट करना शुरू कर दिया है। एनाइन जो कि बहुत बड़े मालिक्यूल्स हैं उनकी तादाद अंदर ज़्यादा है, इसीलिए तो वो नेगेटिव है अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, और बाहर तादाद इसकी ज़ीरो है। ठीक है, इस स्टेज पे भी मेम्ब्रेन अभी रेस्टिंग में, ये चारों रेस्टिंग स्टेज की हैं, लेकिन आइंस का फ़र्क है, पॉजिटिव वाले जो है वो बाहर ज़्यादा हैं और नेगेटिव वाले अंदर ज़्यादा हैं।
ठीक है। अब जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है यानी ये तमाम मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन के एरिया से जब लो कंसंट्रेशन के एरिया में जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। यानी उन दोनों ने बराबर होने की कोशिश स्टार्ट कर दी इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन एरियाज ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन के एरियाज ने। ठीक है, इस यानी इक्वलाइज के चक्कर में जो एक्टिविटी हो रही है उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब आपने फ़िज़िक्स में ये लॉ पढ़ा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी एक दूसरे के ऑपोजिट जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि बाहर वाले जो हैं वो पॉजिटिव हैं, अंदर वाले नेगेटिव हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बनेगा, ये एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाएगा। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो सोडियम है, अंदर वाले क्लोराइड आइंस हैं। तो जो स्मॉल आइंस हैं वो दूसरी साइड पे मूव कर रहे हैं, क्लोराइड आइंस एक साइड को छोड़ रहे हैं और सोडियम आइंस दूसरी साइड को छोड़ रहे हैं। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट बन जाएगा, कम इनटू एक्शन हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ एक जगह पर, पॉजिटिवली चार्ज आइंस एक जगह पर रह जाएंगे। ठीक है, अब रेस्टिंग स्टेज जो होती है एक्सोन की, उसमें मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, दोनों लार्ज आइंस यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड भी और एनाइंस भी, और स्मॉलर क्लोराइड और पोटाशियम आइन जो होते हैं वो बैक फोर्थ मूव कर रहे होते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोडियम पोटाशियम पंप। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आइंस यानी जो बाहर ज़्यादा तादाद में हैं वो क्या करेंगे, वो अंदर आना शुरू कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो लार्ज आइंस हैं इसलिए वो मेम्ब्रेन में स्टक हो जाएंगे। अब क्या होगा, एक बायोलॉजिकल पंप जो है मेम्ब्रेन उसको यूज़ करेगी, उस पंप का नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, उस जो पंप है उसमें क्या होगा, Na+ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यानी सोडियम आयन जो कि स्टक हो गए थे वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस स्टेज पे जो है अब क्या है कि Na चैनल जो थे वो ओपन थे, उन्होंने सेल के अंदर स्टार्ट हुए, जो पोटाशियम थे वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तादाद जो है वो अंदर नहीं रह सकती, वरना तो क्या होगा, ग्रेडियंट कायम नहीं होगा। Na+ चैनल क्लोज़ हो गए, पोटाशियम जो था वो उसने सेल को छोड़ दिया और जो पोटाशियम चैनल थे वो भी क्लोज़ हो गए। अब जब बाहर से अंदर में जो है ज़्यादा आ जाएंगे चार्जेस तो -70 MV से क्या होगा, वो -80 में चला जाएगा। सॉरी, जब -70 से -80 में जब जाएगा तब क्या होगा, अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, जब -70 टू -60 जाएगा इसका मतलब है अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ गए और अंदर नेगेटिविटी कम हो गई। जब ये -70 MV से +50 MV में चला जाएगा इसका मतलब है कि पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स अंदर दाखिल हो चुके हैं, अंदर वाले बाहर, यानी जो पोटाशियम और क्लोराइड वाले थे वो बाहर निकल गए हैं। अब क्या है, अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकंड का 1000वां हिस्सा होता है जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म होता है, यानी एक्शन पोटेंशियल सेकंड के 1000वें हिस्से में जो है अपना काम मुकम्मल कर लेता है। जो रेट है इसकी और स्पीड जो है कंडक्ट होने की वो इक्विवेलेंट है, बराबर है 224 माइल पर आवर के 224 मील फ़ी घंटा ये कंडक्टेंस इसकी स्पीड है सेल मेम्ब्रेन की न्यूरॉन के अंदर, जो कि 1000 मीटर पर सेकंड हो जाती है कैट के ब्रेन में। ठीक है, ह्यूमंस में क्या है, इसकी तादाद 60 मीटर है पर सेकंड, 100 मीटर कैट में है जबकि 60 मीटर पर सेकंड ह्यूमंस ब्रेन में है। एक्सोनल कंडक्शन जो होती है, यानी एक्सोन के अंदर जो कंडक्शन होती है उसके अंदर एक फिनोमिनन होता है, उसे कहते हैं ऑल और नन फिनोमिनन। ठीक है, जो ऑल और नन फिनोमिनन है इसमें क्या होगा, सेल वुड फायर एन एक्शन पोटेंशियल वंस द थ्रेशोल्ड इज रीच। जब उसने एक ख़ास मिकदार, एक ख़ास पॉइंट पे पहुंचना होगा उसे हम कहते हैं ऑल और नन फिनोमिनन।
अच्छा, दो किस्म के पोटेंशियल न्यूरॉन में आते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। नाम से ज़ाहिर हो रहा है एक्साइटेटरी में क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक जो साइट है उसमें एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, यानी जहाँ पे साइनेप्स ख़त्म हो रही है उधर एक्शन स्टार्ट हुआ, इसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी, यानी वो एक्साइट हो गई है पोस्ट साइनेप्टिक वाली जगह। इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक क्या है, ये क्या करेगी, जहाँ साइनेप्स एंड हो रही है जो पोस्ट साइनेप्टिक स्पेस है उसमें जो पोटेंशियल है वो इनहिबिट हो जाएगा, यानी सेल जो है इस स्टेज पर अपनी फायरिंग को इनहिबिट रोक देगा, ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगी। ईपीएसपी में क्या था, एक्शन पोटेंशियल में थी, जबकि आईपीएसपी में रेस्टिंग स्टेट में है। अच्छा, इसके बाद दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, स्पेटियल एंड टेम्पोरल समेशन। स्पेटियल समेशन क्या होती है, जब न्यूरॉन काफ़ी सारी जगहों से किसी भी स्टिमुलस को या किसी भी आयन चार्जेस को रिसीव करे और क्या हो, ईपीएसपी स्टार्ट हो जाए, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो जो रेस्टिंग से एक्शन में आया तो क्या हुआ, चार्जेस की तादाद बाहर कम हो गई थी, डीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। आईपीएसपी में क्या होगा, वो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, यानी जब पोस्ट साइनेप्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो न्यूरॉन ने कई जगह से इनपुट लेना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, ईपीएसपी ने डीपोलराइजेशन स्टार्ट कर दी, आईपीएसपी ने हाइपर पोलराइजेशन स्टार्ट कर दी, इसे कहते हैं स्पेटियल समेशन। टेम्पोरल समेशन में क्या होता है, न्यूरॉन जो है एक ही जगह से सिर्फ रिसीव कर रहा है इनपुट, लेकिन रिपीटेडली बार बार कर रहा है, ठीक है, वो ईपीएसपी भी हो सकती है, यानी एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। अब जी बेसिक न्यूरो एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, कुछ डायरेक्शन और प्लेन्स ऑफ रेफरेंस, यानी जब चार्जेस या फिर कोई भी चीज़ कंडक्ट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो अंदर बाहर किस तरीके से मूवमेंट करती है, ठीक है। कुछ हिस्से हैं, एक है एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा है डोर्सल वेंट्रल, तीसरा है मीडियल लेटरल, असेंडिंग डिसेंडिंग, सुपीरियर इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल डिस्टिमल और प्लेन्स ऑफ रेफरेंस। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, एंटीरियर टुवर्ड्स द फ्रंट, यानी कि अगर हम इंसानों का हिस्सा लेते हैं तो नोज़ वाले जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं एंटीरियर, ठीक है, और पोस्टीरियर हम कौन सा हिस्सा कहेंगे, जो हमारी बैक कमर वाला हिस्सा है, यानी जो हमारा टेल वाला हिस्सा है। तो ऑल स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या है, फ्रंट वुड बी एंटीरियरली लोकेटेड और बैक में क्या है, वो पोस्टीरियर वाले कहलाएंगे। इसे हम दूसरा नाम रोस्ट्रल काउडल का नाम भी देते हैं। रोस्ट्रल का मतलब होता है फेस की जगह पे और काउडल का मतलब होता है टुवर्ड्स द टेल। डोर्सल वेंट्रल ये एक्सिस क्या है, ये बहुत ईजी है अगर हम 4 लेग्ड एनिमल पे समझें, यानी कि जैसे आप गोट ले लो, ठीक है, या फिर फिश ले लो, डोर्सल में क्या होगा, और डोर्सल में क्या है, टुवर्ड्स द बैक। फॉर एग्ज़ाम्पल शार्क जो है उसका पिछला वाला हिस्सा, ठीक है, यानी जो उसकी टेल होती है ना, फिन वाली जगह जो मूव करती है आगे पीछे, ठीक है, उसे हम कहते हैं जी डोर्सल। जबकि जो वेंट्रल होता है वो चेस्ट वाला हिस्सा होता है, उसका स्टमक रीजन। अगर आप बकरी को उल्टा कर दो तो वो वेंट्रल है, यानी उसकी चेस्ट और स्टमक वाली जगह। जब उसको आप सीधा करोगे तो उसका जो यानी कि सर वाली जो जगह आ रही है, सर से पीछे वाली थोड़ी सी, उसे हम डोर्सल कहते हैं। अगर इंसानों में लें तो जो टॉप है हेड का, यानी हमारे सर का जो अगला हिस्सा है, ठीक है, वो क्या है, वो है जी वेंट्रल। जबकि जो वर्टिब्रल कॉलम पिछला वाला हिस्सा है वो क्या है, वो डोर्सल एरिया है। अब मीडियल लेटरल ये थर्ड एक्सिस है। इसमें मीडियल को हम उन एरियाज़ की तरफ कहते हैं जो कि सेंटर या मिड लाइन में हो, जैसे कि नोज़ है, ये बिल्कुल मिड में है, ठीक है, फेस के बिल्कुल मिड में है, और ईयर जो है ये हमारे लेटरल हैं, बिल्कुल एक साइड पर आकर हैं, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होते हैं, डिसेंडिंग refers to the group of nerves which travel down from the higher to lower areas। हायर से जो लोअर एरियाज़ में जाएंगे वो क्या है, वो असेंडिंग है, जबकि जो लोअर टू हायर में जा रहे हैं यानी नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो डिसेंडिंग है। सुपीरियर इन्फीरियर में क्या है, सुपीरियर जो हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसी जगह हैं
जहाँ जो टॉप पर है, और जो लोअर वाली जगह है वो इन्फीरियर है। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है? प्रॉक्सिमल एरियाज़ वो हैं जो कि ब्रेन के बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है, जैसे हमारे आँखें, कान वगैरह। लेकिन वो एरियाज़ जो कि बहुत जो हैं दूर हैं ब्रेन से, उन्हें हम कहते हैं जी डिस्टली लोकेटेड एरियाज़। अब ये जो प्लेन्स ऑफ रेफरेंस है जो हमने पढ़ी हैं, इन्हें हम सेक्शंस के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, यानी हमने ब्रेन को कट किया और प्लेन्स ऑफ रेफरेंस के ज़रिए पढ़ा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिए, वर्टिकल सेक्शन लिए और उन दोनों को पढ़ा, ठीक है। ब्रेन के स्लाइसिस बनाने हैं, डोर्सल वेंट्रल जितने हिस्से जो हमने पढ़े हैं वो हम इजीली देख सकते हैं, इन्हें हम प्लेन्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी जो है पूछना है।